रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइए। सर रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट है। अभी नहीं, अभी अच्छा। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस लेक्चर में, इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टर्म्स को। जिस तरह अभी हमने पीरियोडिक मोशन को देखा। Periodic motion, what is a periodic motion? Repeating the motion itself after a fixed interval. आपके खास टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करेगा, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें सिंपल पेंडुलम क्लॉक के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट इट हमने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ली, जो उसमें आपको नजर आ रहा है कि एक हॉक के थ्रू आप जो है बॉब को थ्रू स्ट्रिंग या थ्रेड जो है वो किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, कर सकें आराम से, और उसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को आप कैलकुलेट कर सकें। व्हाट इज अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन या व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन कंप्लीट राउंड ट्रिप है आपके पास, जिसमें वो टू एंड फ्रो मोशन के थ्रू आपके पास एक फिक्स या रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करता है अपनी मोशन को, और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद आगे रिपीट हो जाता है। व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन? टू एंड फ्रो मोशन आपके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के गिर्द जो आप हम टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं टू मीन पोजीशन, तो वो आपकी टू एंड फ्रो मोशन कहलाएगी। और इसमें जो ऑसिलेशन की बात की, जिसमें वो कंप्लीट राउंड ट्रिप क्रिएट करता है, तो जब आप अपना स्विंग स्टार्ट करते हैं पेंडुलम का, तो उसकी ऑसिलेशन वहां से स्टार्ट हो जाती है। इन स्टार्टिंग उसकी फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जा रहा होता है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रेजुअली डाउन होती जाती है, ग्रेजुअली स्पीड जो है उसकी कम होती है। ये जो अपनी फिक्स पोजीशन की तरफ अपनी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से जो मोशन है, ये उसकी टू एंड फ्रो मोशन कहलाएगी। इसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम को अगर आप देखें, तो ये आपके पास है पेंडुलम, जो हुक से जहां से थ्रेड स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, बॉब के बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जितना आपके पास लेंथ बनती है, ये ओवरऑल टोटल लेंथ। मीन पोजीशन आपको, यू वेल नोन दैट अबाउट द मीन पोजीशन, जो फिक्स पोजीशन है जिसमें आपकी डायग्राम में उसको लेबल किया गया है एज अ बी। जब बी पॉइंट के ऊपर आपको पोजीशन नजर आ रही है, दिस इज अ मीन पोजीशन और फिक्स पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद आपकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है जो आपकी डायग्राम में लेबल किया गया है एज अ ए एंड सी। बिल्कुल आपके फिक्स पोजीशन से आइदर साइड्स के ऊपर गिवन है। ऑसिलेशन की बात अभी की गई। फॉर एग्जांपल की मोशन जो है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन ए से स्टार्ट होगी, और बी पर जाने के बाद सी, एंड देन सी से वापस बी, एंड बी से फिर ए। जब वो ए की तरफ कम बैक करेगी, तो इट्स मीन कि ये आपका एक पूरा कंप्लीट राउंड ट्रिप क्रिएट होगा, जो कि वन ऑसिलेशन से डिनोट किया जाएगा। इस तरह आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के थ्रू जो है वो अपने टाइम पीरियड को फाइंड आउट करते हैं। पीरियड है वो सिर्फ एक ऑसिलेशन के लिए फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ऑसिलेशन इतना क्विक परफॉर्म होती है जिसमें आप और आपका एक्यूरेट टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं होता। तो आप अपने एक्यूरेट टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को काउंट करते हैं, जिसमें आपके 20 या 30 या 25 ऑसिलेशंस जो हैं वो, देन फिर आप उसके बाद मैक्सिममली 20 ऑसिलेशंस आर गुड, क्योंकि उसके बाद फिर आपका जो पेंडुलम है उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। तो 20 ऑसिलेशंस तक आप एनफ है कि पीरियड को फाइंड आउट कर लें। अब टाइम accurate result. So to find out the time taken, we find the time taken for the large number, says 25. 20 oscillations हम get कर लेते हैं,
और फिर उन 20 ऑसिलेशंस को क्या करते हैं हम, जो उसका टाइम पीरियड आता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास इन 20 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो अगर 10 सेकेंड आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं कि एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड, तो हम क्या करेंगे, 20 को उस 10 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास दीपक एक दूसरा है। ऑसिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक्यूरेट टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय गेटिंग द नंबर ऑफ काउंट 20 ऑसिलेशंस। पीरियोडिक टाइम है वो आपका बेसिकली टाइम पीरियड कहलाता है, जो अभी मैंने आपको कहा वो सिर्फ वन ऑसिलेशन के लिए जस्टिफाई होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम और सिंपल ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और इसको समटाइम आप पीरियड भी कहते हैं, टाइम पीरियड भी कहते हैं, जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। अब हम अब आप देख रहे हैं कि शुरू में जब आपकी लेंथ जो है वो बढ़ रही होती है पेंडुलम की, तो आपका टाइम पीरियड जो है वो एक क्विक चेंज लेकर आता है। लेकिन जो जो आप देखते हैं कि लेंथ में इंक्रीज आता जा रहा है, तो आपका टाइम पीरियड जो है वो ना तेजी से जो है वो इंक्रीज नहीं क्रिएट करता, फिर उसमें एक लीनियंसी आ जाती है। तो ये इस तरह से आपके जो ग्राफ है दोनों के रिलेशन में, वो एक पैराबोला काइंड ऑफ क्रिएट, जिसके थ्रू में इक्वेशन गेट करते हैं L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो जो लेंथ में इंक्रीज आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई है, सिर्फ सिंपल टी के बराबर नहीं है, टी स्क्वायर के इक्वल है। मतलब लेंथ में जो चेंज आएगा वो एज कंपेयर टाइम पीरियड के ज्यादा होगा। तो इसलिए हम सिंगल टी के नहीं, हम टी स्क्वायर के इसको इक्वल रखेंगे, जो उसका तो इस तरह से आप देखें जो टी स्क्वेयर है वो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ क्रिएट करेगा, लेकिन सिंपल टी जो है वो एक पैराबोला क्रिएट करेगा। तो आप इस रिलेशन में देखें जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो एल ओवर टी स्क्वेयर के इक्वल है। और इसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं एल ओवर टी स्क्वेयर, तो हर पॉइंट के ऊपर आपके जो ये लीनियर पॉइंट आ रहा है, ये लीनियर लाइन जो क्रिएट हो रही है टी स्क्वेयर के अकॉर्डिंग रिलेशन के अंदर, तो वो हर जगह पॉइंट पे वैल्यू जो है वो 0.248 दे रहा है इस रेशियो के थ्रू। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है 0.248, ये हर पॉइंट के ऊपर इक्वल आ रही है। इधर आपके पास अगर वन लेंथ टाइम पीरियड है, तो आप टाइम पीरियड का डिवाइडेड बाय एल 248 आ जाएगा। इसी तरह ये जो लीनियर एक इंक्रीज आ रहा है, बिल्कुल एक अपग्रेड लाइन आ रही है, इसके गिर्द जब आप अपना कांस्टेंट की वैल्यू जस्टिफाई करेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर सेम आती जाएगी। अब जो कांस्टेंट आपने लिया था उसकी यूनिट आपके पास जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आपका जो कांस्टेंट है वो वैल्यू उसकी इक्वल है जी बाय 4 पाई स्क्वायर। लेकिन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से अपनी वैल्यू रखता है एज एन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द यूनिट। तो इस तरह जो आपके पास इसका कांस्टेंट आएगा उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। तो इस तरह कांस्टेंट जो है वो डिवाइडिंग द 4 पाई स्क्वायर बाय फ्रॉम जी। तो जब उस वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू को आप उसके पैराबोला की इक्वेशन जो आपने पीछे निकाली, अगर आप पुट करें तो आपके पास L इज इक्वल्स टू जी बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। इस रिलेशन से होपफुली मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी एबिलिटी होगी कि आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप इस रिलेशन को मोल्ड करें तो आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बाय इक्वेशन से डायरेक्टली टी की वैल्यू लिख दी है। इक्वेशन द सिंपल पेंडुलम, जिसमें उसका जो रिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है
L और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेंथ ऑफ द एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। द टाइम पीरियड जो है उसकी वैल्यू वेरी करेगी ड्यू टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिंपल पेंडुलम जो है वो आपके पास क्या चीज क्रिएट कर रहा है, ये देख लें। अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के थ्रू इसको अगर स्टडी करें तो ये सिंपल पेंडुलम आपको नजर आ रहा है। इसकी ये लेबलिंग आपके पास जो है वो इस नई लेबलिंग के अंदर एंगल थीटा आपको नजर आ रहा होगा। एंगल थीटा के अंदर आप देख रहे हैं कि ये फ्रॉम मीन पोजीशन आपके पास कैसे जो है वो अपना एंगल क्रिएट कर रहा है विच इज मच स्मॉलर। तो हमने जस्ट एक सिंपल ऑसिलेशन क्रिएट करने के लिए ही चीजों को देखना है। इस वजह से हमारा जो थीटा होगा इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन एंगल वो काफी स्मॉलर होगा। अब आप देख रहे हैं कि इसकी ऑसिलेशन आपको लेंथ ऑफ द बॉब नजर आ रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम नजर आ रहा है, और जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फ्रॉम द हुक एंड टिल टू द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द बॉब। We show that oscillation simple pendulum exhibit SHM. Need to show that A is directly proportional to the X. ये जो चीज आपको नजर आ रही है it's a A basically X के। और consider the force acting on the pendulum, weight W of the bob and the tension T in the thread. We can resolve the W into two components. अब हम अपने जो weight है हमारे पास, आपको पता है कि string है, thread है, और थ्रेड के साथ जब बॉब अटैच हुआ है तो एक तो उसका अपना वजन है, बॉब का मास का जो वेट उसकी वजह से फोर्स लग रही है, दूसरा उससे टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है इन अ स्ट्रिंग। जो वेट आप लोगों ने लगाया है बॉब का या मास है अटैच हुआ है उस थ्रेड के साथ, तो वो उस थ्रेड के अंदर स्ट्रेचनेस क्रिएट कर रहा है। दिस स्ट्रेचनेस जो उसको वापस खींच रहा है कि वो टूटे नहीं और गिरे नहीं कहीं आगे, तो उसके अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रही है, जो थ्रेड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है उस वेट के ऊपर या बॉब के ऊपर, इट्स कॉल्ड स्ट्रेचनेस फोर्स नोन एज टेंशन। हम इसके अंदर है वो रिजॉल्व करते हैं अपने W को इनटू टू कंपोनेंट्स, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो पैरेलल कंपोनेंट है हमारे पास वो है द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएगा, एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली फोर्स एक्टिंग प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन बैक से डिस्प्लेस करवाते हैं, तो उस बॉब को अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए जो फोर्स लगती है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं एज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट, एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। उसको वापस लाने के लिए मतलब रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही है, ताकि वो उसको जहां से उससे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया था वापस उसको अपनी मीन पोजीशन पर लाने के लिए जो फोर्स लग रही है रिस्टोर कर नॉन एज रिस्टोरिंग फोर्स। अब आप अपने इन कंपोनेंट्स को देखें अगर, तो उन कंपोनेंट्स में आपको नजर आ रहा होगा जो उसका पैरेलली बिल्कुल आपके पास आ रहा है, ये पैरेलली। तो यहाँ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको W cos थीटा के थ्रू उसको मेंशन कर रहा है। जब आप अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखते हैं तो वो इन अ डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन आ रहा है, टुवर्ड O आ रहा है, व्हिच इज रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से उसको मेन पोजीशन की तरफ ले आए। तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये W sin थीटा से एक्सप्लेन हो रहा है। अब चूंकि हमारे पास अभी हमने कहा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जहां पर तमाम फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि जो वे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की डायरेक्शन अपवर्ड आपको नजर आ रही होगी। तो दैट्स वाई जो इनका इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहां पर तमाम फोर्सेस का जो नेट है इक्वल्स टू सम है वो आपके पास इक्वल्स टू जीरो होगा। इसमें जो हम कंपोनेंट लेंगे वो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे जो कि बी का रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, which is W sin थीटा, उसको हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे आगे।
अब आप देख रहे हैं जो पैरेलल कंपोनेंट है वो mg cos थीटा है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड o टुवर्ड मीन पोजीशन वो mg sin थीटा है. दिस इज द एक्सेलरेशन फॉरवर्ड टुवर्ड o की तरफ उसको एक्सेलरेट कर रहा है. तो आपको पता है अकॉर्डिंग जब आप किसी भी बॉडी को मूव करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी है. ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू m में है. F इज इक्वल्स टू m में आपके पास जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर लग रहा है mg sin थीटा वो नेगेटिव शो कर रहा है. नेगेटिव साइन टुवर्ड ओ शो कर रहा है इस वजह से कि उसकी मूवमेंट अपोज टू द मोशन है ऑफ द पेंडुलम जहां से उसको अपोज किया गया है. तो उसको वो रीस्टोर करने के बस जो है वो नीचे ला रहा है. तो इट्स अपोजिट डायरेक्ट वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइन के जरिए से शो होगी. फिर जो एंगल आपको नजर आ रहा था पीछे वो एंगल आप देख रहे हैं कि वो मिनिममली लेस देन आपके पास जो है वो 10 आ है. तो आपके पास जो उसका साइन आप निकालेंगे साइन की वैल्यू उस एंगल की वो भी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द थीटा ही होगी अप्रोक्सीमेट. अब इसमें जो आप देखें कि रिमेंबर आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो s और r के बराबर होती है. द डिस्टेंस ऑफ द आर्क इज s एंड r इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन. यहाँ x x क्या होगा. ये जो मोमेंट है ये जो आपके पास इस मीन पोजीशन से ये जो मीन पोजीशन से आपको नजर आ रहा है यहाँ से जितनी डिस्टेंसेस के दरम्यान में तय होगा वो आपके पास जो है वो एज अ सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम वो डिनोट कैसे हाँ करेंगे ना. फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्टेंस होगा ये आपका पास एंगल आर्क का डिस्टेंस आ जाएगा. और ये एज अ आर की वैल्यू है फ्रॉम सेंटर पॉइंट. ठीक हो गया. अब ये आपके पास s की जगह आप एक्सपोर्ट कर देंगे और r जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है तो इसलिए हम उसकी जगह l पुट कर देंगे. जो mg है उसमें आप देख रहे हैं कि साइन थीटा की जगह हमने x ओवर l लिख दिया. तो x ओवर l के थ्रू आप m और m को कैंसिल कर लेंगे. m और m जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो पेंडुलम की इक्वेशन आएगी वो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल. आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस a इज इक्वल टू माइनस बात कर रहा था वो उसमें a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द x है. जितना ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज्यादा वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा. तो वो जो डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है वो उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होगी. इसमें जो g और l आपको नजर आ रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं. ठीक है. जो कि हमारे पास इस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की रिलेशन कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. उसके थ्रू अगर हम अब देखें इसको अगर आप नीचे लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो SHM की इक्वेशन आती है वो है a इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई स्क्वेयर एक्स. माइनस टू पाई स्क्वेयर एक्स इज बिकॉज ऑफ कि आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो आप a इज इक्वल्स टू a कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर करते हैं. ओमेगा इज व्हाट. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी आपको पता है d बाई टी के बराबर होता है. उसकी इक्वेशन है. अगर आप एंगुलर लेते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो ओवरऑल 2 पाई बन जाता है. तो 2 पाई बाय टी जो है वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है. इस वेलोसिटी की वैल्यू को अगर आप एंगुलर की जगह पुट करते हैं तो ये आपके पास 2 पाई एफ स्क्वायर वैल्यू देता है और x इज द डिस्टेंस व्हिच इज शोन एज एन एंगुलर एक्सेलरेशन a कैपिटल A. अब ये आपके पास SHM की इक्वेशन है और पीछे आपने जो है वो पेंडुलम इक्वेशन की वैल्यूज को फाइंड आउट किया a इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जी और एल. तो यहाँ से आप देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो t है वो 1 ओवर f के बराबर है. तो हिंस हमारे पास जो दोनों की वैल्यू को दोनों के एक्सेलरेशन वैल्यू को एक दूसरे के कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये वैल्यू आएगी 2 पाई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल ओवर एल.
वहां से जब आप अपने वैल्यू को देखते हैं तो f की जगह आप जो है वो 1/t पुट करेंगे। 1/t पुट करने से जो t की वैल्यू आई है वो आएगी आपके पास 2 पाई, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है इस जगह पर, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आपके पास इक्वेशन है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो आपका टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या है, इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये इस रिलेशन में आपके पास वैल्यू आ जाती है। अभी जिस तरह हमने पीछे ग्राफ के थ्रू टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली, इस तरह हमने उसको बाय कंपोनेंट रिजॉल्विंग जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू को देख लिया। ये कंपोनेंट रिजॉल्विंग था। इससे पहले हमने जो देखा वो हमारे पास थ्रू ग्राफ हमने ये टी की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर टाइम पीरियड की इक्वेशन। ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम के लिए, ये हमने फाइंड आउट की थी थ्रू ग्राफ। अभी जो हमने फाइंड आउट की है वो हमने थ्रू कंपोनेंट रिजॉल्विंग फाइंड आउट की है। अच्छा, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 है कि आप अपने इक्विपमेंट को सेटअप करेंगे और उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ जो है वो आप रख लेंगे स्ट्रिंग की। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आप जस्टिफाई कर देंगे कि आपके पास 2 सेकेंड जो है वो t की वैल्यू है। फिर मार्क रेफरेंस पॉइंट आप अपना एक स्टैंड के ऊपर रेफरेंस पॉइंट रख देंगे ताकि आप उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को फाइंड आउट कर सकें। फिर आपने जो पेंडुलम है उसको डिस्प्लेस कर देना है फ्यू सेंटीमीटर तक, जो उसका बॉब है पेंडुलम के अंदर। उसके बाद उसको रिलीज कर देना है और उसको एक प्लेन के अंदर स्विंग कर देना है। ये ना हो कि आपका जो स्विंग है वो कहीं अपोजिट दूसरी डायरेक्शंस में जो है वो ऑसिलेशन क्रिएट करे, जिसकी वजह से आपकी ऑसिलेशन डिस्टर्ब हो। आपने एक फिक्स वन प्लेन के अंदर उसको स्विंग करते जाना है ताकि आप उसकी प्रॉपर नंबर ऑफ ऑसिलेशन को काउंट कर सकें। इसके बाद आपने फिर उस अपने रेफरेंस पॉइंट से उसको स्टार्ट कर देना है स्टॉप वॉच को, और फिर उसकी ऑसिलेशन को देखते जाना है जब वो रेफरेंस पॉइंट से गुजरेगी बॉब। उसके बाद फिर आपने मेजर कर लेना है 20 ऑसिलेशन को। तो जो आपकी ऑसिलेशन है वो ओ से स्टार्ट होगी आपके डायग्राम में, और फिर ए पर जाएगी, ए से फिर ओ, ओ से फिर बी एंड बी से फिर देन ओ की तरफ। तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप क्रिएट करके वन ऑसिलेशन क्रिएट करेगी। अब इसके बाद आपने चेंज कर देना है अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को, शॉर्टर या लॉन्गर कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मेजरिंग जो लेंथ है आपकी वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन